चलो बेटा शुरू करते हैं फ्रेश लेक्चर, बहुत ही प्यारा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, चालक स्थिर वैद्युतिकी। मैंने लिख दिया पहले, टाइम वेस्ट नहीं हो क्योंकि थ्योरी पोर्शन है। सबसे पहले, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी आएंगे इसके अंदर, वो भी हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी बुक वाला करवाया हूँ बहू, ताकि बुक पास में लेके बैठना, और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत काम आएंगे आगे, अच्छे से समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम एक ही चीज़ समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी से, कि चार्जेस एट रेस्ट, आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो वही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे उसको। कंडक्टर्स की बात करते हैं। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हुए हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, चालक और कुचालक। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं, इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। और इंसुलेटर क्या करते हैं? कुचालक, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर्स को अब हम कहाँ रख रहे हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे कि जब रखते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को ध्यान में रखते जाना, चार्जेस एट रेस्ट पे। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कंटेन्स, अंदर क्या होता है? मोबाइल चार्ज कैरियर्स, जिसको बोलते हैं एमसीसी, गतिशील आवेश वाहक होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। वो कौन से होते हैं? वो प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। बैठ गया यहाँ तक तो? ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनको कैटायन और एनायन, धनायन, ऋणायन सब बोल दिया। शॉर्ट फॉर्म है एमसीसी, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, गतिशील आवेश वाहक होते हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर आ जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आ जाता है। मेटेलिक कंडक्टर होते हैं धात्विक चालक, और इलेक्ट्रोलाइटिक वो होते हैं जो अपघटनी चालक होते हैं। समझ में आ गया? जैसे NaCl है, बैटरी है आपके पानी वाली, वो जिसके अंदर एसिड डला होता है, पानी, ठीक है। NaCl, Na प्लस का हो गया, Cl माइनस का हो गया, तो गति कर सकते हैं। अपघटनी चालक में मोबाइल चार्जर कैरियर्स कौन से होते हैं? आयंस होते हैं, प्लस और माइनस दोनों। लेकिन इसको अभी पढ़ना नहीं है, इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसके अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? प्लस और माइनस दोनों होते हैं। अब हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की, जिसके अंदर कैरियर्स कौन से होते हैं? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर हमने हमेशा पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही आएगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, पॉजिटिव आयन नहीं जाएंगे। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं मेटल में क्या आते हैं। देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्लस चार्ज बैठा हुआ है, और भी बैठे हुए होंगे न्यूट्रॉन भाई साहब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है कोश में। इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगाते रहते हैं। देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट बाउंड, जो बाउंड नहीं होते। कौन नहीं होते? जो न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए नहीं होते, नाभिक के बल से बंधे हुए नहीं होते, काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, एक और गोला बना दिया मैंने, पता चला कि न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ नहीं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, संयोजी बंध की बात कर रहे हैं, बाह्य संयोजी बंध की। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक, दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर की बात पूरी है। विद इन द मेटल ये इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने में विद इन द मेटल, बट नॉट फ्री टू लीव द मेटल। धातु को छोड़कर ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना। और क्यों? ठीक है, छोड़कर धातु को ये वाले नहीं जाएंगे, मेटल को छोड़कर नहीं जाएंगे, मेटल के अंदर ये फ्री है, धातु के अंदर। अब हमने क्या बात की? हम कंडक्टर से कहाँ पे आ गए? मेटेलिक कंडक्टर पे आ गए। और मेटेलिक कंडक्टर्स में हमने क्या बात की कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो चक्कर लगाते रहते हैं, और वो फ्री हैं मूव करने में धातु के अंदर ही, मेटल के अंदर ही। लेकिन वो छोड़ कर नहीं जा सकते मेटल को, इस मेटल को। आगे देखो, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? फॉर्म अ कलेक्शन, झुंड बना लेते हैं अपना, एक क्लस्टर बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। और क्लाउड किसका बन गया? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया। और काइंड ऑफ गैस, गैस भी हो सकती है, गैस जैसा। गैस हो नहीं सकती, मतलब गैस जैसा, एकदम से गैस निकलती है, झुंड बन जाता है ना गैस का, वैसा। एंड कोलाइड विद ईच अदर, वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मूव कर रहे हैं, ठीक है, और टकरा रहे हैं आपस में। एंड आयन से भी टकराते हैं, आयन से भी। ये कोलाइड विद है, ठीक है ना, सी के ऊपर एक डंडा मारा, उसका मतलब होता है विद। एंड आयन से भी टकराते हैं। एंड मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन, रैंडमली मूव करते रहते हैं, इधर उधर गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर टकराते हैं, फिर नीचे गिरे, फिर हुआ, उठे, फिर चले। तो यादृच्छिक गति करते रहते हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में, इधर भागा, इधर भागा। आगे अब हमने क्या किया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इस कंडक्टर को। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं है, ड्रिफ्ट एक अलग सा मीनिंग है, जिसका मतलब होता है बहना। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, एक्सटर्नल बाह्य विद्युत क्षेत्र देंगे
इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का बहाव उसके अपोजिट होगा, उस बहाव को हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट बोला है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बैठ गया, आगे पढ़ेंगे अच्छे से, इसको चिंता क्यों करो। आगे देखो, पॉजिटिव आयन्स लिखा हुआ है, स्पेशली लिखा हुआ है पॉजिटिव आयन, ये कर लेना। पॉजिटिव आयन मेड अप ऑफ न्यूक्लाई एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन है, जो न्यूक्लियस के पास में है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके पास में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है। और आयन्स पॉजिटिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन रहते हैं। ये क्या है, ये बाउंड है, बंद है, ये कहीं गति नहीं कर सकते। एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स हेल्ड इन द फिक्स्ड पोजीशन। ये इलेक्ट्रॉन जो है और ये प्लस है, ये फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, बाह्य क्षेत्र जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो बाह्य शेल में होते हैं, वो गति कर सकते हैं मेटल के अंदर, लेकिन मेटल को छोड़ के जाने की परमिशन उनको अलाउड नहीं है। आई होप आया होगा समझ में। तब अपन फिर आगे कुछ टॉपिक करते हैं, ये अपन को पढ़ना नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ये ध्यान रखना कि उसके अंदर प्लस और माइनस दोनों मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, जो दोनों जाते हैं, प्लस भी चल जाता है माइनस भी, इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये चीज़ लिख लेना, बहुत काम आएगी, तब याद रहती है एक एक लाइन से ऐसे एरो बना के। फिर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ड्रिफ्ट होते रहते हैं। करेंगे इस पे बात आगे, मिटा देता हूँ, अगला करते हैं टॉपिक। गुड, आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ये पहला पॉइंट है। अब छोटे छोटे पॉइंट करना है अपन को। तो अब कंडक्टर की बात कर रहा है, कंडक्टर के अंदर कौन जीरो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंडक्टर कैसे हो गए ये देख लो। एक तो हो गया न्यूट्रल, वो बोल रहा है न्यूट्रल भी ले सकते हो और चार्ज भी ले सकते हो। न्यूट्रल मीन्स उदासीन, और चार्ज ले लो, आवेशित ले लो। हमने कहा कि हम आवेशित ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, जीरो होगा। कैसे, देखो कि एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया। यानी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने प्लस धनायन होते हैं उतने ही उसके अंदर ऋणायन होते हैं। तो एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। किसने बताया था हमको, सर जे थॉमसन ने बताया था हमको। ठीक है ना, उससे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो सर जॉन डाल्टन की, वो थ्योरियाँ बाद में सारी की सारी गलत हो गई थी, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हुए आए थे 9th क्लास से। ठीक है ना, तो एटम का सबसे पहले स्ट्रक्चर जो बताने वाला था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो सर जे थॉमसन ही थे, और उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन कर दिया। एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। यहाँ से पता चल गया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। क्या है, ठीक है, चार्जेस ही नहीं है। जब चार्जेस ही नहीं है तो जीरो। ठीक है, समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब चार्ज होगा। चार्ज इसके अंदर है नहीं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, बराबर हो गए, जुड़ गए एक दूसरे से, तो एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। समझ में आ रहा है, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि उदासीन भी लेना है और चार्ज भी लेना है, आवेशित भी लेना है, यानी न्यूट्रल भी लेना है और चार्ज भी लेना है। अब चार्ज को देखो, चार्ज हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा अगर, तो ये हमारा कोई एक मेटल है, कंडक्टर है। ठीक है, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रहा है, ये आउट या एक्सटर्नल बोल दो या बाह्य बोल दो, जो मर्जी हो बोल दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लेट बना दो, अभी कुछ टाइम के लिए समझ में आ जाएगा। ये प्लस वाली प्लेट हो गई, ये माइनस वाली प्लेट हो गई। यहाँ तक तो समझ में आया। ठीक है, क्यों आया, क्यों किया ऐसा प्लस माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है बेटा, प्लस वाले चार्ज से तो बाहर निकलता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर तिरछी होता है प्लस वाले से। ठीक है, और माइनस वाले चार्ज से माइनस की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा माइनस का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास आता है। ये रहा प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर जाता है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, बाहर की ओर तिरछी, अंदर की ओर तिरछी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है, माइनस के पास आ रहा है, तो माइनस की प्लेट बना दी मैंने, ये प्लेट बना दी, इसके अंदर मैंने ये मेटल रख दिया। समझ में आ गया। आगे देखो, जैसे ही मैंने इस मेटल के अंदर क्या थे, फ्री चार्जेस थे, ये हम जानते हैं बहुत सारे, तो ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने आप को वितरित कर लेंगे इस हिसाब से कि प्लस के पास में कौन आ जाएगा, माइनस आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ कौन आ जाएगा, माइनस के पास प्लस आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा प्लस मूव नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हो सकता है प्लस यहीं पड़े हुए हों, माइनस भी यहीं पे थे, लेकिन जैसे ही हम प्लस लेके आए तो माइनस और प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो माइनस वाले चार्जेस सारे के सारे यहाँ पे आ गए, और प्लस सारे के सारे, ध्यान रखना, सारे के सारे यहाँ पे आ गए, माइनस वाले चार्जेस।
इधर की तरफ, प्लस की तरफ, और प्लस वाले माइनस की तरफ चले गए। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा क्या जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये प्लेट बना दी मैंने, बैठ गया। आगे समझो, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बाहर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम एक्सटर्नल बोल रहे हैं या आउट बोल दिया, एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बनेगा, उसी को समझना है बस। अब देखो, प्लस चार्जेस इधर हैं, माइनस चार्जेस इधर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या आप बता नहीं सकते हो? क्या बात कर रहे हो? प्लस से माइनस में हमें दिख रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर प्लस इधर आ गया इधर की जगह पे, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे है और माइनस, तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। मैं यहाँ से कुछ हटा देता हूँ चार्जेस को और इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और ये आ गया ई इन, समझ में आ गया, ई इंटरनल। और अगर नहीं दिख रहा, लिखना अंदर ही है उसको, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ई इंटरनल को। अंदर की तरफ भी एक विद्युत क्षेत्र हमारा बन गया है, माइनस 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 एंड देन प्लस 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 प्लस। अब हटा दिए मैंने सारे और मैं लिख रहा हूँ ई इंटरनल, ठीक है। या इसको कई बार इंड्यूस्ड भी बोलते हैं, प्रेरित, ठीक है। प्रेरणा लेके बन गया, प्रेरणा लेते ना हम, इंस्पिरेशन कोई होता है हमारा, ठीक है, उनसे प्रेरणा ले ली हमने, हम ऐसे बन गए। तो ये प्लस से माइनस जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, आउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र, और ये हमारा एक मेटल रखा हुआ था, ठीक है। इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो अट्रैक्ट हो गए प्लस की तरफ, यहाँ आ गए, कितने? सारे के सारे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस आ गए। तो यहाँ पे क्या बना? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, विद्युत क्षेत्र बना, जिसका नाम दे दिया हमने ई इन। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? इधर की तरफ हो गई। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, एक उस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये अरेंज कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप को। तो हमने कहा कि ये हमारा जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, ई इन, ये पहले इतना था, फिर इतने से इतना हुआ, फिर इतने से इतना हुआ, और फिर इतने से इतना हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउट और इनसाइड का। यानी हम ये कह सकते हैं कि ई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ई इंटरनल हो जाएगा। ई इंटरनल को इधर लेके आए, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट होगा। तो ई नेट कितना आ गया हमारा? इज इक्वल्स टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या बोल रहे हैं कि जीरो होता है, हम उसको समझाने में लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या बोल रहे हैं कि चार्जेस एट रेस्ट पे है, हम लोग अब रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो एक बार क्या, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना, तो फटाक से ये क्या कर लेंगे, अपने आप को सेटअप कर लेंगे, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वितरित कर लेंगे कि माइनस वाले आ जाएंगे प्लस वाली प्लेट की तरफ। और कोई प्लेट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ये समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाता है? प्लस से माइनस की तरफ जाता है, प्लस से दूर जाता है, ये दूर जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने अपने आप को इस हिसाब से सेटअप कर लिया, ठीक है ना, टाइम नहीं लगाना, हाथों हाथ ही। और ये सारे के सारे अब रेस्ट पे हो गए हैं, हो गए रेस्ट पे। एक बार तो मूव किया इन्होंने, भाई चले तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, विच मीन्स चल रहा था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड था। और अब इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को सेटअप कर लिया। और अंदर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इस डायरेक्शन में गया, क्योंकि देखो प्लस किधर है, अंदर की तरफ, इस मेटल में देखो प्लस इधर है, माइनस इधर है, ये इधर गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल का बराबर होगा। कंडक्टर की बात चलेगी जब, मेटल की बात चलेगी जब। अगर इंसुलेटर होता तो ऐसा नहीं होता, इंसुलेटर को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम कंडक्टर की, मेटल की बात कर रहे हैं। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चालक की बात कर रहे हैं, कुचालक की बात हम बाद में करेंगे। ये समझ में आ गया कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, उसकी डायरेक्शन क्या थी, इसके अपोजिट थी, और एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है, ठीक है। अगर एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, तो नलीफाई होने के चांसेस रहते हैं, माइनस होने के चांसेस रहेंगे। तो हमने कहा कि ये बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसा कंडक्टर में, इसीलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी ये पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। इसी भी अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो हम बात कर रहे थे, जो बुक के अंदर भी उसने दे रखा है। कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो क्या होगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं ऐसा सा कुछ, और ये मेरा इज इट ए सेल और बैटरी? सेल, बैटरी नहीं है, सेल है, ठीक है, क्योंकि एक है, दो होता तो बैटरी बन जाता। 2 और मोर सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। अब देखो करंट कन्वेंशन की क्या डायरेक्शन होती है, करंट की कन्वेंशनली, पारंपरिक, हमने कहा कि करंट हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है। आए शुरू से पढ़ते हुए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या बोल रहे हैं, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक
फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, बल का अनुभव करेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो बल का अनुभव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जा रहा है इधर, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। और कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, करंट के अपोजिट होती है। करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ड्रिफ्ट हो गया। एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेगा और बहेगा। ड्रिफ्ट मतलब बहना, कुछ भी बह रहा है, लेकिन किधर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ रहा है। बोलो समझ में आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहली चीज़ तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेस्ट पे होना चाहिए। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, समझ में आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स का एक्सपीरियंस भी कर रहा है। चार्जेस है भाई, तो फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ड्रिफ्ट कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो ये कैसे, बुक में दे रखा है। समझ में आ गया। 3 पढ़ लिए इसके तीनों, पहले पॉइंट के भी 3 समझा दिए। जहाँ अपन ने इससे पहले जब बातें की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो क्या होता है कि, तो वो जो चार्जेस है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बल का अनुभव करता है और ड्रिफ्ट करता है। ये गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज रुक गए, रेस्ट पे आ गए। अभी समझ में आ गया, अभी रेस्ट पे, मौज में एकदम, यहाँ पे नहीं है। अगला टॉपिक करते हैं, सेकेंड टॉपिक। अगला देखो, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल होगा। कौन सी सरफेस? कंडक्टर। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि कंडक्टर अब अपना टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। चालक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि चालक टॉपिक अपना चल रहा है, तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र जो होता है वो लंबवत होता है किसी चालक के। कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नॉर्मल होता है। ऐसे ये मेरा कोई सरफेस है, इसके ये नॉर्मल निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 90 डिग्री का नॉर्मल है। अभी लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये बोल रहा है ऐसा होता है। ये नहीं लेना पसंद नहीं है, गोला ले सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये रहा, ठीक है, 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे तो लिखते हैं लंबवत। अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा? तो देखो, इसको प्रूव करते हैं अपन। 2 चीज़ों से प्रूव करते हैं, एक तो थ्योरेटिकल प्रूव करते हैं और दूसरा मैथमेटिकल प्रूव करेंगे। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एंगल पे निकल रहा है। ये नॉर्मल नहीं है। 90 ये बना, देखो ये 90 नहीं बना। तो कह रहा है अगर नॉर्मल नहीं है, अगर लंबवत नहीं है तो क्या होगा? तो हम कह रहे हैं कि ये एक गोला है, वृत्त, सर्कल। एक टेंजेंट नाम सुना है, स्पर्श रेखा। गोले को अगर कोई रेखा काट के गुजरती, स्पर्श रेखा कहलाती, और वो वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे काट के निकलेगी, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमने ऐसा सुना है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये हमारा एंगल कितना बना, 90 नहीं है। अब लंबवत होता तो 90 बनता, तो अब ये एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। और ये क्या जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में। बैठ गया। तो अब इसके कुछ कंपोनेंट निकलेंगे। एक कंपोनेंट ये निकलेगा, थीटा इससे बन रहा है तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और एक हो जाएगा, ये लंबवत हो गया, लेकिन ये क्या बन गया, ई साइन थीटा। समझ में आ गया? 2 कंपोनेंट बन गए, थीटा कॉस थीटा। इसको क्यों लिया? क्योंकि थीटा इससे बन रहा है, ठीक। अब दूसरी चीज़ समझो, यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरी कोई एक ट्रक है, ये टायर बना दिए मैंने, और ये आदमी ट्रक चला रहा है। कोई नहीं चला रहा ट्रक, ध्यान रखना। और ये एक आदमी खड़ा है। दोनों एक ही सरफेस पे हैं, देखो ढंग से, ठीक है ना। छोटी सी चीज़ है, अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो छोटी सी चीज़ है। ये ट्रक कौन सा? खिलौने वाला ट्रक है। वेरी गुड। इसको हमने बांध रखा है रस्सी से। समझ में आ गया? और ये रस्सी इसने पकड़ रखी है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, तिरछी। अब देखो मेरे पास में खिलौने वाला है, जब अपन चलेंगे तो अपनी रस्सी ऐसी टेढ़ी तो रहेगी, तिरछी स्लैंट रहेगी। वो आगे चल रहा है, तो अब ट्रक कहाँ जाएगा? मैं तो इतना सा पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आपने मेरे को ये बता दिया ना तो आप फिजिक्स पढ़ लोगे, ये मुझे मालूम। ये ट्रक कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, हवा में, कि आगे चलेगा? आगे चलेगा। करते कि नहीं करते? छोटा बच्चा एक रस्सी से बांध के ट्रक को खींच रहा है, छोटा खेलने वाला ट्रक है, उसको खींच रहा है रस्सी से, ऐसे पकड़ के खींच रहा है, तो ट्रक तो ज़मीन पे चलेगा। वो आगे चलता जाएगा आदमी, और ट्रक चलता जाएगा। यानी इसके भी 2 कंपोनेंट बने। ये थीटा था एंगल, थीटा एंगल पे खींच रहा था,
ये कौन लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था। तो ये क्या बन गया कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या बन गया, एफ साइन थीटा। यानी मैं समझा ये रहा हूँ कि ये जो कॉस थीटा जो कंपोनेंट है ना, ये क्या काम आ रहा है, कॉस थीटा इस गाड़ी को मूव करवाने के काम आ रहा है। वर्क डन ही तो हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या बन गया, एक डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, बिंदु गुणनफल है। छोटी क्लासेस में था ये, तो 9th क्लास में अपन करते हुए आ रहे हैं। एफ डी कॉस थीटा बन गया। कॉस थीटा क्या करवा रहा है, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यहां पे कॉस थीटा क्या काम करेगा, यहां पे कॉस थीटा भी किसी चीज को आगे बढ़ाएगा। क्या कंडक्टर को आगे नहीं बढ़ाएगा, नहीं, कंडक्टर के अंदर कुछ होते हैं, क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं। ये आवेश जो ना इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ है, इसको ये पकड़ के ऐसे फिर आगे करेगा। ये कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, यहाँ पे आ गया अभी इलेक्ट्रॉन, पहले वहाँ था अभी यहाँ आ गया, फिर और आगे बढ़ता जा रहा है। कब तक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन तब तक आगे बढ़ता जाएगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चल रहा है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्जेस एट रेस्ट पे रखना है, विच मीन्स हमको ये कॉस का कॉम्पोनेंट खत्म करना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये कॉस का कंपोनेंट अगर हम खत्म कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, ये तो इस कंपोनेंट को, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट इसको लिखा हुआ है बुक के अंदर, टेंजेंशियल जो स्पर्श रेखीय घटक है ये वाला ई कॉस थीटा, अगर ये खत्म हो जाए तो हमारा ऑटोमेटिक ये चला जाएगा, ये लो, हमें ये रखना ही नहीं। और ये ई कॉस थीटा कब तक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता रहेगा, चार्जेस को मूव करवाता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं हो जाता। तो हमने कहा कि अगर हम नॉर्मल नहीं लें तो क्या होगा, तो हम ये बोल रहे हैं कि अब हम टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात ही नहीं करेंगे। अब हमारे जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ई कॉस थीटा को ही गायब कर दिया, और ये हमारा ई साइन जो थीटा था ये भी खत्म कर दिया हमने, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो खत्म कर दिया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो गया। टेंजेंशियल कंपोनेंट खत्म हुआ, हमने उसको भी खत्म कर दिया। अब देखो इधर कौन लग रहा है, mg लग रहा होगा नीचे, ये तो मालूम ही होगा। एक भार अगर कोई है तो नीचे लटकता है, तो उसको बड़ा बैलेंस कौन करने में लगा हुआ है, एफ साइन थीटा। यहाँ पे क्या लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मत कर देना यहाँ पे पागलों की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात इधर कर रहे हैं, तो कंपोनेंट में एफ और ई आ सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो हमने खत्म कर दिया, तो हमारा फिर कंपोनेंट बचा ही नहीं, तो फिर हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक नॉर्मल पे चला गया। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है, समझने के लिए बहुत गहरे में जाना पड़ता है इसको। अच्छा, दूसरी चीज़, ये तो आपने थी थ्योरी की एक बात, अगर इसको कोई मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहता है तो वापिस यही फॉर्मूला W बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई डी कॉस थीटा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता कि नहीं होता, ये तो मालूम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो चार्ज, ठीक, गुड। तो मैंने ये एफ की जगह यहाँ पे क्यू ई पुट किया हुआ है। आगे देखो, क्यू ई डी कॉस थीटा मैं वहाँ से उठा के यहाँ पकड़ के लेके आ गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा है अपन ने, सम विभव पृष्ठ, उसका जब मैंने पढ़ाया था तो तीसरा पॉइंट अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर लोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ देखते हैं इस पर हम पोटेंशियल निकाल के देखते हैं, विभव निकाल के देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी। ये वी ए है, ये वी बी है, ये वी सी है, ये वी डी है, ये वी ई है, ये वी एफ है, खूब सारे हैं। क्या पोटेंशियल हर जगह एक जैसा नहीं आएगा, बताओ। सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल एक जैसा आएगा कि नहीं आएगा। मैंने मान लिया कि यहाँ पे वी ए 5 वोल्ट आ गया, ये भी 5 वोल्ट आ गया, ये भी 5 वोल्ट आ गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ पे मूव करवा रहे हैं, यहाँ से फिर यहाँ पे लेके आए। हमने कहा यहाँ पे पोटेंशियल देखा हमने, फिर अब हमने यहाँ पे पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो हमने पढ़ा है, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, विभव का मान हर जगह समान आएगा, ये तो पता चल गया। तो हम कह रहे हैं कि हम वी ए से वी बी पे लेके आए इसको, और वर्क डन जो होता है क्या वो जुड़ा हुआ नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस से। वी ए फाइनल कहाँ पे लेके आए, वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन एक्सटर्नल। क्या कर रहे हैं हम, किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं, कौन सा चार्ज, क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट लिखते, कोई दिक्कत, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, इकाई धन परीक्षण आवेश को लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन निकाल रहे हैं, अभी हम देखना ढंग से, हाँ हम वर्क डन निकाल रहे हैं। तो हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 5 - 5, क्या आ गया कट के, 0 आ गया। ये 0 मैं यहाँ पुट कर दूँ, वी बी माइनस वी ए पे 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट 0 हो नहीं सकता क्योंकि हम क्यू नॉट को तो लेके आए हैं। अब क्यू नॉट तो बेचारा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 बना दिया उसको, तो क्यू नॉट इंटू 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल। वर्क डन कितना आ गया हमारा, 0 आ गया, ये रहा वर्क डन 0। तो ये सारा खेला ही क्या हो गया, ये 0 हो गया। समझ में आया। दूसरी चीज़ से और समझते हैं, ये मैंने समझा रखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, समविभव पृष्ठ के अंदर, उसको देख लेना वापस से। लेकिन फिर भी यहाँ पे आया हुआ है तो फिर बोलोगे कि सर ने समझाया नहीं, गच्चा मार गए। दूसरा देखो, वर्क डन को मुझे और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे
ये बोला जाता है कि वर्क डन जीरो होता है, करने की जरूरत ही नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है। तो हम एक चीज़ क्या समझेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर होगी ना समविभव पृष्ठ, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, वो वर्क डन को जीरो बना देगा। बैठ गया, तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो गया। अगर हम वर्क डन जीरो नहीं करना, और चीज़ हम क्या ले सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा लंबवत अगर हमें जाना है, अगर हमें लंबवत जाना है, परपेंडिकुलर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉर्मल होगा किसी सरफेस के, तो देखो कॉस की वैल्यू डाल के देखते हैं हम लोग। कॉस 0 डिग्री डाला तो कॉस की वैल्यू 1, तो वर्क डन यहाँ पे तो जीरो नहीं हुआ। ये देखो तब क्या हो जाएगा, Q नॉट E और D और 1। क्यों, क्योंकि थीटा हम क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री पे ले रहे हैं यहाँ पे इस केस में। ठीक है, अब हम थीटा को और बढ़ा रहे हैं, फिर हमने 45 30 किया, फिर हमने 45 किया, फिर 60 किया, फिर 90। अब एक बार हम 90 डिग्री पे आके देखते हैं हम लोग, कॉस 90 की वैल्यू डाल के देखते हैं। तो Q नॉट E D कॉस 90 इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है ना, इस पूरे फॉर्मूले में। तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, पता चल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉस 90 पे क्या हो, 90 डिग्री पे क्या हो जाती है, वैल्यू जीरो हो जाती है। समझ में, तो ये जीरो कब बना, एक तो हमने बना दिया पोटेंशियल डिफरेंस से, कि पोटेंशियल डिफरेंस से हमने कहा कि वो तो सेम आ रहा है हर पॉइंट पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, तो वहाँ से तो वर्क डन जीरो हो गया। दूसरा, हम इस केस को भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री आ रहा है तब ये जीरो बन रहा है, यानी 90 डिग्री आ रहा है, हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया 90 डिग्री। ये तो हमें मिला है यहाँ पे, यानी पोटेंशियल जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो पोटेंशियल के भी 90 डिग्री पे होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के भी 90 डिग्री पे होता है, यानी नॉर्मल होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के भी नॉर्मल निकलता है, सरफेस के भी नॉर्मल निकल गया। दोनों चीज़ों से समझा दिया हम। हमारा एंगल बहुत ज़रूरी है हमें यहाँ पे पता लगाना। कॉस थीटा को मत समझना, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको समझ। थीटा को इस केस से हम कह सकते हैं कि एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, किस किस के बीच में, E और D के बीच में। समझ में, डी कौन है यहाँ पे, डी कौन है देखा जाए तो यहाँ पे हम डी बोल रहे हैं उस चार्जेस को जो गति करेगा, वो चार्जेस जो मूव करेगा। सैटेलाइट मूव करती थी कि नहीं करती थी, ये सैटेलाइट है मेरी, ये मूव कर रही है, ये थोड़ी देर बाद इधर आ गई, लेकिन ये सैटेलाइट इधर ही क्यों आई, चलना काउठी। अच्छा ये सैटेलाइट घूम के इधर ही क्यों आई, क्योंकि अर्थ क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, इसको अपनी तरफ खींच रहा था। अर्थ एक ही फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स, इसको खींच रही। ये सैटेलाइट कहाँ गई, इधर चली गई, एंगल कितना बना 90 डिग्री। ये तो वो डी है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ भी वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ। हमें एंगल चाहिए तो एंगल हमें ऐसे मिल गया। अगर हमें एंगल नहीं चाहिए, हमें वर्क डन को जीरो करना है, तो हमने वर्क डन को जीरो कर दिया यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। और हमने ये पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल निकलता है, ये बता दिया। यहाँ से करना है तो हम बोल रहे हैं हमें कॉस थीटा कंपोनेंट को खत्म करना पड़ेगा। कॉस थीटा कंपोनेंट काम क्या कर रहा है, कॉस थीटा कंपोनेंट जो काम कर रहा था, वहाँ तो वो गाड़ी आगे चल रही थी, यहाँ पे तो खिलौने वाली गाड़ी आगे चली गई, लेकिन यहाँ भी तो कोई गाड़ी होगी। वो गाड़ी कौन है, कैरियर कौन है, वो कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में मेटेलिक कंडक्टर की बात करें स्पेशली अब हम, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बचा नहीं फिर, क्योंकि चार्जेस हमको किस पे चाहिए, रेस्ट पे चाहिए, आवेश हमको किस पे चाहिए, स्थिर अवस्था में चाहिए। तो हमें इस कॉस थीटा कंपोनेंट को खत्म करना पड़ेगा, और ये खत्म हो जाएगा तो बचा क्या हमारा, तो सीधे ही जा रहा है, ये साइन थीटा कंपोनेंट भी खत्म हो जाएगा, फिर तो सीधी डायरेक्शन आ जाएगी परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल। समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक करते हैं, गुड। आगे देखो तीसरा पॉइंट। अब देखो वापस एक बार सेकंड पॉइंट को वापस से याद करो। सेकंड पॉइंट में अपन ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नॉर्मल होगा। तो हर चीज़ को ना, हर चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस चालक के, इस कंडक्टर के नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। ये तो बात की अपन इससे पहले वाले पॉइंट में। तो एरिया वेक्टर सुना आपने, एरिया वेक्टर हमने क्या बोला, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये भी क्यों होगी फिर, है। तो हर चीज़ के कोई प्रूव मत क्या करो, फिर क्या फिजिक्स पढ़ने का ना मन नहीं करता। लेकिन किसी अगर कोई जिज्ञासु हो ना, जिज्ञासु, तो मैंने बता दिया, खैर मेरे को तो बताना था, मैंने तो बता दिया। पर एरिया वेक्टर भी तो क्या होता है, नॉर्मल होता है ना। तो हर चीज़ को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा समझ लिया करो चीज़ों को कि हाँ चीज़ है, थ्योरेटिकल उसने दे दिया कि कॉस जो कंपोनेंट है कॉस का, वो हमें मूव करवा रहा है हमारे चार्जेस को, हमें स्टैटिक में रहना है, मतलब स्थिर अवस्था में रहना है, ठीक है। वरना अगर ज़्यादा प्रूव का शौक हो तो फिर बताओ एरिया वेक्टर 90 परपेंडिकुलर। आगे देखो तीसरा पॉइंट, स्थैतिक स्थिति में चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। अभ्यंतर मतलब चालक के अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता। द इंफीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन।
अगर आपने कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो कहाँ चला जाता है, उसके सरफेस पे चला जाता है, यानी पृष्ठ पे चला जाता है, यानी सतह पे चला जाता है, अंदर नहीं जाता। ये भी यही बोल रहा है, हम भी यही बोल रहे हैं। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। वो बोल रहा है कि इसको गॉस लॉ से प्रूफ करो, गॉस लॉ, सर गॉस लॉ। ठीक है, अब हम प्रूव करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि कंडक्टर में क्या होता है। इस पॉइंट में आपको सारी चीज़ पता चलेगी जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इस पॉइंट में ये देखा है कि कंडक्टर के अंदर एक न्यूट्रल जो कंडक्टर होता है, न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल यानी उदासीन, उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो होते हैं वो इक्वल होते हैं चार्जेस। तो वो क्या बन गया, उदासीन बन गया, न्यूट्रल बन गया। लेकिन अब जैसे हमने उस कंडक्टर को चार्ज किया, चार्ज दिया उस कंडक्टर को, चार्ज गया कहाँ, ये रहा हमारा कंडक्टर, ये हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, ये चार्ज गया कहाँ। थ्योरी एक ही दिमाग में रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है इनसाइड, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले पॉइंट से। ये हमारा तीसरा पॉइंट चल रहा है, बैठ गया यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो लेके चलना है, ठीक है। अब हमने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, ये चार्ज कहाँ अंदर गया, कहाँ गया, हम देखते हैं अभी हम लोग। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम की, ये गॉसियन सरफेस जैसी थी वैसी कर ली, गोला कर लिया, सिलेंडर कर सकते हैं, बेलन कर सकते हैं, है ना, शंकु कर सकते हैं, कोन, क्यूब कर सकते हैं, क्यूबॉइड कर सकते हैं, जो हमें हमारी सहूलियत होती है हम लोग कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ को हमने कल्पना कर ली कि ये गाउसियन पृष्ठ है। इसके अंदर देखते हैं अभी हम क्या कहता है फॉर्मूला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया, ये गॉसियन का फॉर्मूला है। आगे देखो, एक और होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई क्लोज सरफेस है तो E डेल्टा एस, डी एस कर दो, डेल्टा एस कर दो, डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, ये रिंग किस लिए बनाई, क्लोज सरफेस, बंद सत, बंद, बाड़ा यानी क्लोज्ड, परिबद्ध है, ठीक है, बंद है, क्लोज करनी होती है। बैठ गया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये हो गया और गॉस थ्योरम ये हो गई। बैठ गया, Q अपन एप्सिलॉन नॉट, गुड। आगे देखो, इसकी जगह मैं ये पुट कर दूं, ये ds, ये हटा ही देता हूँ, फिर बोलोगे ये कहाँ से आ गया, फ्लक्स ये होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो तब फिर उसमें वो डाला जाता है इलेक्ट्रिक, वो बता देंगे सब, चिंता मत करो। ये तो फ्लक्स का तो फॉर्मूला मालूम होगा, eds ये डाल दिया मैंने, E डेल्टा एस इज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मेरा, जीरो, अपन तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चल रहे हैं, ये जीरो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जीरो डाला तो ये जीरो हो गया, ये बच गया, ये जीरो तो बराबर क्या हो गया, ये जीरो से मल्टीप्लाई तो Q जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में Q क्या आ जाएगा, जीरो, यानी चार्ज है ही नहीं। जिसको चार्ज दिया गोले को, वो चार्ज अंदर तो नहीं आया, ये तो हमें पता चल गया। इसको और छोटा करके देखें, गॉसियन सरफेस को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था मेरा जीरो, और मैंने गॉसियन सरफेस इतनी छोटी सी मान ली, ये लो इतनी नहीं मानी, ये प्लस Q इसको चार्ज दिया तो भी क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये गॉस थ्योरम लगा देना, पता है हमें, चार्ज है ही नहीं अंदर। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और हम लोगों ने इसको फ्लक्स से लेके और गॉसियन थ्योरम को डाल के इसमें प्रूव कर दिया कि चार्ज नहीं है। तो फिर चार्ज गया कहाँ, तो चार्ज कहाँ रह जाता है, उसके सतह पर रह जाता है। स्थितिक स्थिति में चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होगा, उसके सरफेस पे चला जाएगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है ना, नॉन कंडक्टर की नहीं हो रही, ढंग से समझ लेना, नॉन कंडक्टिंग की नहीं हो रही है, इंसुलेटर की, कंडक्टर की बात हो रही है। ये एक चालक की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे चालक को चार्ज दिए तो वो उसकी सतह पर फैल जाते हैं सारे के सारे, मालूम होगा क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, इसलिए चार्ज अंदर नहीं जा पाया। बैठ गया ये, तो आगे करें चौथा, गुड। आगे देखो चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है ना किसी कंडक्टर का, अंदर वॉल्यूम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, एंड हैज सेम वैल्यू, ठीक है। पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसका, कंडक्टर का, और सेम वैल्यू होती है उसकी, जितना इनसाइड पे होगा उतना ही सरफेस पे होगा। चालक के समस्त आयतन में स्थिर वो नियत रहता है तथा इसका मान पृष्ठ के अंदर जितना होगा उतना ही पृष्ठ के भीतर रहता है। तो ये हमारा एक कोई हम बोल रहे हैं कंडक्टर है, चालक है, ठीक है। इसके अंदर जितना पोटेंशियल होगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल होगा अंदर, ये आयतन में, समस्त आयतन में, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा इसके सरफेस पे। हाँ, हमने प्रूफ कर चुका है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि V इनसाइड भीतर बराबर V सरफेस पे, यानी पृष्ठ पर। कितना होता है V इनसाइड, मालूम है, KQ अपॉन कैपिटल R। कितना होता है, KQ अपॉन कैपिटल R, ठीक है। ये होता है,
आओ प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले पोटेंशियल आ चुका है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, तो फॉर्मूला डालो, याद होगा E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एल, ऐसा कुछ पढ़ा था। डेलनाज ने बोला सही है तो सही होगा, मालूम है नेगेटिव है। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट बनी थी जिसको हमने बोला था वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और बनी थी, याद है आपको, वोल्ट पर मीटर। एक न्यूटन पर कॉलम होती है और एक वोल्ट पर मीटर होती है, वो यहाँ से बनी थी इस फॉर्मूले से। ये अपन प्रूफ करके आए हुए थे अपन। अब अपन क्या बोल रहे हैं, ये अपना क्या है, कंडक्टर है। अब पोटेंशियल सेम रहे नहीं रहे हमें छोड़ो उसको, हमें एक चीज़ मालूम है। क्या मालूम है बेटा, E इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। डालते हैं यहाँ पर जीरो इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। हमने जीरो पुट कर दिया, बैठ गया यहाँ तक। तो क्या आ गया, डेल वी अपॉन डेल एल इज इक्वल्स टू जीरो। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। तो इसी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया, ये मैथमेटिक्स वालों को तो आ गया होगा, बायोलॉजी वालों को थोड़ा माथा खाना पड़ेगा, माथा लगाना पड़ेगा। खाना क्या पड़ेगा, देखो बेटा, अगर कोई चीज़ हमें दे रखी है, t दे रखा है 3 सेकेंड, टाइम है 3 सेकेंड, मैं बोल रहा हूँ इसका डिफ्रेंसिएशन करो, तो अवकलन करना है दूरी के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में करते हो, dt बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। यानी ये लाइन बाद में आई, ये पहले आ गई। यहाँ पे देखो, ये पहले आ गई, ये बाद में आ गई, ये पहले आ रही है, ये बाद में आ रही है। यानी हमने क्या किया कि v कोई कांस्टेंट था। कांस्टेंट कितना था, 5 था, 15 था, 50 था। जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर, v इक्वल्स टू मान लो 50 था, वोल्ट ही आएगा और क्या है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, कांस्टेंट का। तो ये तो मैथ से एक लाइन में समझ में आ गया होगा कि डेल वी अपॉन डेल एल बराबर जीरो, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि v हमारा क्या क्या कांस्टेंट आ गया। समझ में आ गया। यहीं से फिर हमने क्या बोला, v हमारा कांस्टेंट है, तो हमने क्या बोला कि जितना v इनसाइड है उतना ही v प्लस पे। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, वो वक्डन को जीरो कर देगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि सेम ही पोटेंशियल है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे सब जगह पोटेंशियल सेम आएगा। VA, VB, VC, VA पे 5 है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, तो हम वक्डन निकालेंगे तो वक्डन भी हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला तो पता है ना वक्डन का, VB कोई भी पॉइंट ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल वक्डन एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, उस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ वर्क जीरो आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, विभवांतर जीरो, वो किसको जीरो कर देगा, वर्क डन को जीरो कर देगा, क्योंकि हम पढ़ते हुए आए पीछे से। ऐसे क्या कर रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस में। तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि वी, वो हम बोल रहे हैं कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। हमने क्या निकाल दिया, कांस्टेंट निकाल दिया ना। समझ में आ रहा है कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन इससे समझ के लिए कि हमने मैथमेटिक्स में अवकलन, जो आप थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है बायोलॉजी वालों को भी, तो हमने बोल दिया डेल वी अपॉन डेल एल हमारा जीरो आया, विच मीन्स हमारा वी जो है वो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये लिखी जाती है। इससे आप क्या बता सकते हो कि वी इनसाइड और वी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। कितना होता है, के क्यू अपॉन आर और के क्यू अपॉन आर। अंदर चले जाओ, उसके पूरे वॉल्यूम में एक जैसा रहेगा पोटेंशियल। अगला टॉपिक करते हैं, आगे देखो 5वां पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इतना होता है पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, सरफेस पे। अगर कोई कंडक्टर चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बैठे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये क्या दे रखी है, एंड कैप क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये हम जानते हैं किसी भी पृष्ठ के। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं कोई सरफेस, टेढ़ी मेढ़ी सी ले लेते हैं। ये बना ली, यहाँ नहीं बनाएंगे तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये हमने सरफेस बना ली टेढ़ी मेढ़ी जैसी थी, ठीक है। यहाँ हमने छोटा सा एरिया काट के देखा यहाँ पे, ये जिसकी कोई हाइट नहीं है, ऊंचाई कुछ नहीं है, ठीक है। ये और बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि दिख जाएगा, है ना। ये टुकड़ा काटा इतना सा मैंने, क्या है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इतनी सी चीज़ का एरिया, लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी, हम लोग देख रहे हैं। इसको अब हम गॉस लॉ से प्रूफ करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेंडर बना दें क्या, ये बना दिया अपन ने सिलेंडर, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, सिलेंडर जितना ऊपर उतना ही नीचे है, सिलेंडर थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा लंबा ज़्यादा बन गया ऊपर वाला, ठीक है। ये हमारा क्या है, डेल्टा एस या डेल एस बोल दो। कितनी सरफेस बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है किसी कंडक्टर के, जीरो होता है। ये कौन बनी, S1,
ये कौन बना इतना सा S2, ये कौन बन गया वापस S3, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये बन गया अपना S3, और S3 भी अपना इधर जा रहा है। इसकी डायरेक्शन भी ऐसे होती है क्योंकि ये क्या है, एक एरिया वेक्टर किधर होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा सरफेस हो गई, एरिया वेक्टर नॉर्मल जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये S3 भी नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। तो हमारी 3 बनी है सरफेस, देखते हैं क्या क्या है। ये तो इधर जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नॉर्मल 0 है। तो ऐसा अब हमारा कौन कौन बना, फ्लक्स निकाल के देखते हैं। गॉस फाई नेट क्लोज सरफेस है, हमने लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या मालूम कैसा होगा, क्या होगा, E डेल S, ठीक है, गुड। किसके लिए, S1 के लिए, प्लस S2 के लिए E डेल S, और कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, प्लस S3 E डेल S। नाम लिख दूँ, S1 S2 S3 कौन कौन है, S1 एंड S3 ये दोनों एक जैसी तो हैं, क्योंकि जितना इसका एरिया होगा उतना ही एरिया इसका होगा, ये तो मालूम होगा, सिलेंडर है भाई, बराबर होगा। ये कौन सी होती है, वृत्तीय फलक, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, सर्कुलर फेस। बादलों के ताक में छुप जाए हम पल दो पल हो, फलक कर्व्ड सरफेस, फलक तक चल। हमारी 3 सरफेस बनी है ना, S1 S2 S3। S1 और S3 एक जैसी है, जिसका नाम दे दिया वृत्तीय फलक, सर्कुलर फेस होता है ये। S2 वक्राकार पृष्ठ, ये इतना वक्राकार पृष्ठ हो गया। S2 से देखो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, अभी ये ऐसा बना दिया अपन ने, ऐसा कुछ बना दिया, अरे बापा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये रहा S2 अपना इधर जा रहा है, ये S2 नाम दे दिया इत्ते का, लेकिन ये S2 जा इधर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर जा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। यहाँ पे S3 और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है भाई, समझा चुके हैं। यहाँ पे नाम डाल दी, क्लोज सरफेस ले ली हमने, हमें गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है, हमने सिलेंडर कर ली, सबसे इजी है हमारे लिए। और अब हम वैल्यू डाल के देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि समझ, डॉट प्रोडक्ट है ना, मालूम होगा। E डेल S कॉस थीटा प्लस फाई, S2 में E डेल S कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रल डेल S कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनो, थीटा किधर किधर क्या क्या आ रहा है, इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब ये पूरा ही क्या हो गया, ये गए गंगा जी पान खा के बनारस का, बैठ गया ना, E 0 है इसमें, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, E 0। अब कितना ही थीटा हो कितना ही नी हो, हमें क्या लेना देना, समझ में आ गया, गुड। इसको देखते हैं S2 वाला, S2 का एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर निकल गया, ठीक है। कितना बना, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसके लिए यहीं पे लिख रहा हूँ, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी इसका इधर जा रहा है, समझ में, एरिया वेक्टर तो समझ रहे हो बात को या भूल गए, ये गोलू लाल है, इसका एरिया वेक्टर इधर जाता है, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। इसमें देखो EDS में थीटा इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 0 डिग्री। अब आप इसको 0 करोगे, नहीं वो 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। देखो कैसे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा भी 0 हो गया, यहाँ डाल देना cos 90, तो 0 हो गया, ये 0 ये 0। कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है फ्लक्स के लिए, कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रही है, कौन सी सरफेस कर रही है, S3 कर रही है फ्लक्स के लिए, फ्लक्स S3 कर रही है, EDS और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, फाइव दिख रहा है, हाँ, S3 EDS बाहर निकाल लें इसको इंटीग्रेशन से, बहुत है इसका क्लोज सरफेस, हमने छोटा सा पार्ट लिया है, हम ऐसा मान रहे हैं कि हमने जो इतना सा टुकड़ा लिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए तो हम लोग लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लिया और इसको हमने बना दिया, इसका एरिया कितना, डेल एस, इतने से का एरिया डेल एस का डेल्टा एस कर दिया हमने, बढ़ा दिया थोड़ा सा, समझ में आ गया। डी ये रखना चाहो तो ये रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये रखना चाहो तो ये कर लेना। अभी हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर चार्ज कितने हैं एनक्लोज्ड, कंट्रीब्यूशन किस किस का था, S1 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, S2 का कंट्रीब्यूशन तो था, पता चल रहा था, लेकिन 90 डिग्री बन गया तो ये भी घर गया।
S3 अकेला बचा है, इसी को निकालने में लगे हुए हैं। ये हमारा आ गया और डॉट प्रोडक्ट खुल चुका है। अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे चार्ज कितने हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से पृष्ठीय आवेश घनत्व से चार्ज निकालना आता है। कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा एस। पढ़ा था कहीं पे, हाँ। तो क्यू निकाल लें हम, चार्ज कितने हैं हमारे इसके अंदर। हमें तो चार्ज से मतलब है ना कि क्लोज सरफेस जो गॉसियन सरफेस है, जो हमने अज्यूम कि उसके अंदर चार्ज कितना आ रहा है, तो हमने कहा कि इतना चार्ज आ रहा है, क्यू इक्वल्स टू ये। तो गॉस थ्योरम लगा दे, गुड। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट। अब हम गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकेंड। अब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, देखो। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और क्यू कौन सा, जो एनक्लोज्ड होगा। तो क्यू इन भी लिख सकते हो, क्यू एनक्लोज्ड भी लिख सकते हो, हिंदी वाले क्यू परिबद्ध लिख सकते हो, ठीक है, मालूम होगा। या फिर समेशन भी लगा सकते हो आगे, समेशन क्यू। समेशन मतलब सारों का जोड़, कि कितने क्यू हैं वो सब जोड़ लो उनको, ऐसा भी कर सकते हैं समेशन क्यू से भी, ठीक है। ये पसंद नहीं हो तो क्यू इन, और इन पसंद नहीं हो तो परिबद्ध। समझ में आ गया ये। अब देखो किस किस की वैल्यू क्या क्या रखते हैं। फाई की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये है, ये रख दें यहाँ पे, ई डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है, यहाँ से रखें सिग्मा डेल्टा एस अपॉन क्या आया, एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस चेप दिया अपन ने, ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एन हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल होगा किसी भी सरफेस के। ये आ गया, प्रूव हो गया, वेरी गुड। आगे समझो, इसके अंदर वो कुछ और चीज़ें बता रहा है तुमको, बातें कुछ कही सी कुछ सुननी सी। क्यों भाई प्रोफेसर के पीछे क्यों भागा था, किसने बोला था तेरे को। अच्छा हुआ सर कुछ हुआ नहीं। हाँ लेकिन कुछ हुआ क्यों नहीं, कुछ तो करने आए थे वो लोग। कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ तो होगा नहीं जो अपना चेहरा दिखा के चला जाए। कुछ तो करने आए थे, या करके चले गए। अंसारी की वैन के ऊपर मैं था, मैंने वहाँ किसी को नहीं आने दिया। रही बात ये जीप की, जीप के पास कौन था, बैक ऑफ। अब देखो ढंग से समझना, वो कुछ बोल रहा है कि ये जीरो ऐसा समेशन, ये क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व 0 कर रहा है। वो क्या है उसको समझा रहा हूँ मैं आपको। ये मेरे को एक सरफेस थी जो इरेगुलर थी, ठीक है ना, जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, ठीक है। ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े काटे इसके, ये डीएस टुकड़ा काटे मैंने। यहाँ तक मान लिया कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो सेम था इतने इतने से के अंदर। एरिया वेक्टर काटते हैं कि नहीं काटते, हाँ। इसके अंदर कितने चार्ज हैं, तभी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब निकलेगी, जब तीन चीज़ें आ जाती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। यहाँ की क्या है, इसका तो एरिया निकलेगा ना, ये कोई प्लेट है, ये क्या जो भी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर करता है ना, हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर करता है तो उसकी वैल्यू जो थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होगा। तो जो फ्लक्स जो होगा ना, फ्लक्स एंटरिंग करने वाला, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स एंटरिंग करने वाला, वो हमेशा नेगेटिव होता है। इतना बड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे। और फ्लक्स जो किसी सरफेस से आउटवर्ड जो होता है, बाहर की तरफ जो होता है, वो फ्लक्स क्या होता है, इसको आगे बना दें, फिर बोलोगे बनाएंगे, इसको भी आगे बना दें। यहाँ पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है, ये आया यहाँ पे, और ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला गया, और ये यहाँ पे आया, पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। अब इसका देखो, ये कौन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और ये एंगल इधर चल, ये एंगल कितना आ रहा है बेटा, थीटा बराबर 90 से बड़ा हो रहा कि नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है इसके बीच में। और इसमें देखो ये एंगल थीटा जो है यहाँ पे 90 से छोटा होगा, ऐसे तो बनेगा, थीटा 90 से छोटा होगा। यहाँ पे थीटा 90 से छोटा होगा तो ये लो, ये एंगल बना है। यहाँ पे जो ये ई आ गया अपना, यहाँ पे भी थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा हो रहा है। यहाँ पे थीटा जो होगा ना, थीटा ये बड़ा बन गया, ये थीटा जो है ये ग्रेटर देन 90 से है। अब देखो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकाल। ये इरेगुलर शेप है, मैंने कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम मान लिया इतने से टुकड़े के लिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और फिर हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो कुछ टाइम के लिए हम लोग उसको मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। ये टुकड़े काटे हुए डेल्टा डेल्टा, जो फ्लक्स बाहर निकलेगा ना, वो फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो फ्लक्स इनवर्ड आता है वो फ्लक्स नेगेटिव होता है। क्यों होता है इसका कारण, क्योंकि थीटा जो होता है ना एंगल, वो क्या हो जाता है, किस किस के बीच में लेते हैं, ये डेल्टा एस से, डी एस से, या खाली एस लिख देना, जो मर्जी लिख देना। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आ रहा है, ये रहा एंगल,
ये रहा एंगल, ये रहा एंगल, ये रहा एंगल, इन दोनों का एंगल थीटा से कम आ रहा है, इन दोनों का, ये डॉट प्रोडक्ट है, फ्लक्स का मालूम होगा, फ्लक्स एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जब ये हटेगा तो क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा। कॉस थीटा की वैल्यू जब 90 से ऊपर जाती है तो माइनस आना चालू हो जाती है, इसलिए देखो ये थीटा हमने कहा कि 90 से बड़ा हो जाएगा, और कॉस थीटा 90 से बड़ा होते ही नेगेटिव आ जाता है। तो हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं आप लोगों के लिए। कॉस हम कितना लें, एक बार 120 लेते हैं, 90 से बड़ा 120 ही ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इजी आपके लिए समझ में आ जाएगा। मैं अभी उल्टी सीधी लूँगा 95 लूँगा, फिर आप लोग निकाल नहीं पाओगे, मैं तो निकाल लूँगा। तो कॉस 120 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम कॉस को ऐसे लिख सकते हैं 90 + 30, कॉस 90 पे नाम चेंज हो जाता है साइन थीटा, दिख तो रहा है, हाँ ठीक है गुड। और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में आ गया, तो वहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 30 अभी भी पड़ा है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और आगे माइनस लिखा हुआ है, यानी हमने कॉस कितना लिया, थीटा, हमने कॉस थीटा लिया है 120 डिग्री, 90 से ज़्यादा लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। यानी हमने कहा कि फ्लक्स एंटरिंग जो होगा वो नेगेटिव होता है, जो फ्लक्स आउटवर्ड होता है वो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे उसने जो बोला ना कि सिग्मा ग्रेटर देन 0, और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको क्या बोलते हो, सिग्मा बोलते हो, क्या बोलते हो, मैं सिग्मा बोलता हूँ इसको, ठीक है ना, और इसको समेशन बोलता हूँ। तो मैं सिग्मा अगर बोलूँ बार बार कन्फ्यूज़ मत होना। ये 0 से बड़ा हो रहा है, क्या मतलब आ रहा है इसका, समझ में आ रहा है कि क्या मतलब, ये 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने का मतलब कोई चीज़ प्लस में है भाई मेरे, ये प्लस में है, और ये 0 से छोटा आ रहा है, तो यानी यहाँ पे माइनस आएगा, यानी चार्जेस की बात कर रहा है ना। चार्जेस भी तो प्लस माइनस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हाँ यहाँ पे। तो हमारा फ्लक्स जो एंट्री कर रहा है वो नेगेटिव, हमारा फ्लक्स जो आउटवर्ड जा रहा है वो पॉजिटिव होता है। किस वजह से होता है कि थीटा हम एंगल लेते हैं किस किस के बीच में, EDS के बीच में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है मेरा इधर, और एरिया वेक्टर मेरा चला गया इधर, और इन दोनों के बीच में एंगल मैंने ये ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, एरिया वेक्टर मेरा जा रहा है इधर। ये इरेगुलर शेप जानबूझ के इसलिए ली गई है ताकि आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर, इतनी छोटी चीज़ के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा मान लेते हैं। तो फिर हमने नाटक किया। तो ये माइनस प्लस झोल किस में आता है, ये चार्जेस के अंदर आता है। जब चार्जेस नेगेटिव होगा तो ये चार्जेस अगर नेगेटिव होगा तो इस फॉर्मूले में आता है कि नहीं आता चार्जेस, ये रहा ना चार्जेस आता है ना, ये देखो ये चार्जेस आता है, बैठ गया। तो यहाँ पे ये समझा रखा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव होते तो क्या होता है, तो हम ये बता रहे हैं कि फ्लक्स जब एंट्री करता है तो नेगेटिव, और फ्लक्स किसी सरफेस से बाहर निकलता तो पॉजिटिव। और आगे उसने क्या कर रखा है, इसको बुक के अंदर मोड में डाल दिया कि नहीं आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो तो आपको मैग्नीट्यूड लेना है, लेकिन हमें पता है कि हमारा ये प्लस माइनस दोनों आ सकता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ये चीज़ प्लस माइनस दोनों आ सकती है, ये वाली अगर हम फाई निकालें तो प्लस माइनस हो सकती है। क्यों होती है, फ्लक्स प्लस भी हो सकता है, फ्लक्स माइनस भी हो सकता है, फ्लक्स 0 भी हो सकता है। क्यों, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन क्या होता है, प्लस माइनस 0 हो सकता है, वैसे ही तो इसने बताया है ये ऐसा, फ्लक्स 0 भी होता है वैसे ही। तो यहाँ पे इसने समेशन ये जो लगाया ना, मोड लगाने का मतलब, इस सिग्मा पे मोड लगाने का मतलब ये था इसका कि सिग्मा अगर 0 से बड़ा हो तो प्लस, तो वही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि Q ग्रेटर देन 0, Q लेस देन 0, इसका मतलब ये Q पॉजिटिव है और ये Q क्या है, नेगेटिव है, ये तो बता रहा है। और क्या, देखो ना उसी से पता चलेगा। तो यहाँ जो ये साइन दिया इसका मतलब ये था, आगे इस बुक में और कुछ बचा नहीं है, मैंने सारा कुछ बता दिया तुम लोगों को। आगे बताओ, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, उसको करते हैं लास्ट। आगे देखो, लास्ट लाइट और चली गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर विद्युत परिरक्षण, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक ये आपकी सरफेस है और इसके अंदर कोई कैविटी बन गई, गुहा बन गया, गुहा यानी गुफा से याद कर लेना, गुहा। तो ये कोई जो कंडक्टर था ना, इसके अंदर खाली जगह बन गई। कैविटी मतलब समझते हो, खाली जगह, सुराग हो जाना। कोई पत्थर था, पहाड़, उसको फोड़ के आपने गुफा बना ली, अंदर चले गए आप, ठीक है। तो आप क्या करो, बच जाओगे, परिरक्षण हो जाएगा आपका, रक्षा हो जाएगी आपकी। तो इस कैविटी के अंदर, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर, लेकिन जो कैविटी बन गई, कोटर, गुहा यानी कैविटी, ये कैविटी है। जो कैविटी बनी वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी अगर कैविटी बन गई और बन गई कैविटी यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये अपन को क्या समझाता है, ये चीज़ अपन को ये समझाती है कि कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, शील्ड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। अगर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी ने एक्सटर्नल दिया है, जैसे हमारी कार है, ये हम बैठे हुए हैं कार के अंदर, हमारा सीट पे चला रहे हैं कार को स्टीयरिंग पकड़ के, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन गई, कैविटी बन गई। और अगर
थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग आई क्लाउड से बारिश के दिनों में, तो ये देखो ये क्या है, ये चार्ज कहाँ रहेंगे, उसके सरफेस पे रहेंगे। कार क्या एक मेटल बॉडी की बनी हुई होती है, सरफेस पे रहेंगे, तो अंदर क्या बन गई, कैविटी बन गई। ये आदमी अंदर सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है, एकदम परिरक्षण है, इसका आदमी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोटेक्ट। जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट में आपने देखा होगा आपके मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है, ये आपको ये कैविटी जो बन गई है ना, कोटर हुआ, ये आपको सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। क्यों रख रहा है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, फील्ड नहीं है, इस वजह से, समझा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ तो है ही, यहाँ ये अंदर बन गया कार के अंदर, ये पीछे यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ भी कैविटी बन गई, कोई बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो हो गया हमारा। प्रोटेक्ट करने का मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो आ गया, और क्या बन गया, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग वाइटनिंग सब हो गया, चार्जेस वार्जेस, ये बादल के अंदर सब कुछ आ गया। उसको करने के लिए तो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे उसने क्या किया है, सबको मिक्स करके बताया है कि यहाँ पे ये जब जा रहा है तो ये सिग्मा जो है ये लेस देन जीरो है, और इधर निकल रहा है सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है। ये मैं सब बता चुका हूँ इससे पहले पॉइंट में। क्यों मेरी खाल खिंचवा रहे हो, वापस लिखवा रहे हो, करूँ? नहीं प्लीज़, मैंने कर दिया, इससे पहले सब बना दिया। तो इससे चारों जो डायग्राम बना रखे ना, उसमें सब देख लेना कि यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होता है, सरफेस पे जितना होता है इतना इनसाइड पे होता है, कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होगा, वो जीरो होगा। और इसने क्या बता रखा है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। हाँ, तो ये अब देखो इसमें क्या है, इतने से में देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारी। चलो इसको भी गॉस थ्योरम से सॉल्व करते हैं, पर इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने क्या कहा, हमने गॉस थ्योरम लगा दी इस पर, फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या होता है, ई डेल्टा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरा ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अंदर, जीरो, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल्स टू जीरो, कोई चार्ज ही नहीं है अंदर, तो क्या क्यू इक्वल्स टू जीरो। हाँ, ये क्या बोल रहा है, जब चार्ज जीरो तो ये भी जीरो जाएगा, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ये समझ में आ गया। ये चार्ज जीरो तो ये भी जीरो, तो ये जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो क्यू भी जीरो बोल दो, या इसको जीरो बोल दो, सिग्मा को, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज़, सब छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। इसने क्या कर दिया, सबको एक्यूमुलेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ताकि आपके आगे जब जाओ तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलेगा कंडक्टर से तो कैसे निकलेगा, वो नॉर्मल निकलेगा, 90 डिग्री पे निकलेगा। और अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल से भी नॉर्मल निकलता है। तो छोटे छोटे टॉपिक को इसने एक्यूमुलेट करके आपको बताया है और मैंने समझाया है। अगर अच्छा लगा हो तो उसके लिए थैंक यू, और मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो पे। तब तक के लिए इसमें कुछ और बचा नहीं है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। ओके, बाय बाय।